नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। 1950 में हमको एक कानून का किताब मिला। कानून का किताब इसलिए बोल रहे हैं जो हर व्यक्ति पे लागू होता है या माननीय पद से लेकर अंतिम कर्मचारी तक। कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत ही भारत अपने जैविक और नियमित अवस्थाओं के अंतर्गत वो कार्य करता है। चलिए, इसी सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग मजदूर कहाँ है, मजदूर की स्थिति कहाँ है, मजदूर के अंतर्गत किन सारी चीज़ों को लेकर यदा कदा भावनाएं आगे बढ़ती है और लेकिन फिर भी मजदूर हर परिस्थिति में कदाता रहता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग आज कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं केपी गुप्ता सर। सबसे पहले हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सर स्वागत। धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बस आप लोग की सहयोग है सर। एक वर्कर जब अपने लिए जीवन में काम करता है तो नियति के साथ बड़ा परेशान रहता है, सुबह शाम घर परिवार नौकरी बचाना, और आप तो एक कारवां सा बना रखे हैं कि सभी का जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़ना है। कैसे देखते हैं सर इस जिम्मेवारी को? देखिए, अपनी कर्तव्य है और जीवन में जब माता पिता की एक संतान जन्म लेता है तो जो एक पुत्र की जो जिम्मेवारी एक माता पिता के प्रति होना चाहिए, उसी तरह से अगर आप सांसारिक जीवन से अगर ट्रेड यूनियन की जिम्मेवारी लेकर के आप चलते हैं तो आपके मजदूर सेवा के लिए भी अपने आप को ढाल देना होगा और ईमानदारी पूर्वक मजदूरों के कल्याण निहित कार्य करना और उसके हक की लड़ाई लड़ना भी आपके कंधे पर जिम्मेवारी है। ये सामाजिक ढांचे का स्तर है। सर, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको हमको लगता है ईमानदारी। जब ट्रेड यूनियन की बात करते हैं कहीं ना कहीं राजनेता, नेता, मजदूर नेता, ये तीन तरह के नेता संस्थागत ढांचा में दिखते हैं। ईमानदारी शब्द का प्रयोग करने के पीछे क्या कारण समझे सर? देखिए, समाज में बहुत सा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, बहुत सा श्रम संगठन है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ही क्यों? भारतीय मजदूर संघ का ही चुनाव हम क्यों करते हैं? कारण है कि जिसमें भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में की गई श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा। उसके पहले भी बड़े बड़े श्रम संगठन यहाँ काम कर रहे थे पूरे देश में, लेकिन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करने के पीछे कुछ लक्ष्य होगा और लक्ष्य सिर्फ यही था कि मजदूरों के द्वारा मजदूरों का नेतृत्व हो। दूसरा पहलू आप ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे जो ट्रेड यूनियन है कहीं ना कहीं वो सक्षम नहीं रहे, तो इसके कारण बीएमएस अस्तित्व में आया क्या? यस, देखिए, दो चीज़ें बनती है। श्रम संगठन ट्रेड यूनियन क्यों बना, इसके आप इतिहास अगर ट्रेड यूनियन का पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट नज़रिया आएगा कि पहले जितने भी ट्रेड यूनियन थे कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी रही। और जब दंतोपंत ठेंगड़ी जी को गुरुजी ने सर्व संगठन के लिए बतलाया तो उन्होंने इंटक श्रम संगठन में गए और संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी वर्षों तक काम किया। और वहाँ से जब लौट करके आए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत मस्त ज़रूरी होता है, और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अनुभव जब मिला कि यहाँ पर क्या श्रम संगठन में कमी को पूरा करना चाहिए, तो उनको यह लगा कि हम अगर देश के श्रमिकों को सबसे पहले देश के मूल्य धाराओं से जोड़ना। क्या ऑफिसर मजदूर है या नहीं सर? अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। नहीं, ऑफिसर मजदूर है या नहीं? एकदम मजदूर है, लेकिन कोल इंडिया की जो हम ट्रेड यूनियन जो चला रहे हैं, कोल इंडिया में यहाँ पर दो तरह की समाज का विभक्तियाँ कर दी गई है। हम भारतीय मजदूर संघ स्पष्ट रूप से मांगता है कि ऑल आर वर्कर्स, या वो ऑफिसर हो या कर्मचारी हो। ये मानते हैं आप? एकदम मानते हैं। फिर लड़ क्यों रहे सर? चलिए बातें मुद्दे पर। अभी जो मामला आप लोगों ने एक कह दिया है कि 5, 6, 7 को हम पूरा बंद करेंगे। बंद जब ऑफिसर अलग जगह, वर्कर ऑफिसर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा, अब पैसे को लेकर आप कोलियरी बंद करेंगे, ये कहाँ तक सही है? सर जी, हमें लगता है कि
पूरे विषय पर आपको हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक्चुअल आपको याद होगा कि मैं लड़ाई मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ या जो भी संयुक्त मोर्चा अभी हैं हमारे, BMS, HMS, इंटक, एटक और C2, 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, और मैं ऑफिसर से तो कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा हूँ। ये कौन आपको बतला दिया कि मैं ऑफिसर से लड़ाई लड़ रहा हूँ? हमारी जो मांगे हैं, जो नेतृत्व में बैठे हुए हैं प्रबंधन के लोग, हम उससे ही समस्याओं का निष्पादन लेते हैं, करते हैं। हमारी लड़ाई ऑफिसर समाज से कहाँ है? कुछ तीखे सवाल हम करेंगे, हो सकता है आपको बुरा लगे मेरी बात। सर, न्यायिक प्रणाली पर उंगली उठाने वाले आप लोग कौन है ट्रेड यूनियन वाले, ये बताइए। कोई तो न्यायिक प्रणाली पर तो सवाल नहीं। फिर आप लोग बंदी क्यों कर रहे हैं? जब आपके पे जजमेंट का स्टेटमेंट आया तो मुझे लग रहा 5, 6, 7 को आपको करबत्ता के तरीके से न्यायपालिका का समर्थन के साथ पूरे जोश खरोश के साथ आपको उतरना चाहिए था, आप बंदी के आवाहन कर दिया। चलिए, तो ऐसा है श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं। जी सर। ये इतिहास रही है कि मैं कोयला में काम करने वाले मजदूरों का वेतन राष्ट्रीय वेतन समझौता के तहत की जाती है, जिसमें केंद्रीय श्रम संगठन और कोल इंडिया के CMD लेवल, डायरेक्टर लेवल के लोग बैठते हैं, और वहाँ पर वेतन समझौता बार्गेनिंग के माध्यम से हम निष्पादन करते हैं। या NCW 11 की वेतन समझौता हम लोग बार्गेनिंग के माध्यम से ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट दोनों मिलकर के हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। अब सॉर्ट आउट करने के बाद में आज उसकी वेतन भी प्रारंभ हो गई, नया वेतन प्रारंभ हो गई, और प्रारंभ होने के बाद अगर यह मजदूरों के यह संज्ञान में आए कि हो सकता है कि अगले माह से वेतन पुरानी वेतन में आपका तब्दील हो जाएगी। अच्छा, मतलब 11 के बैक में जाते हैं, मतलब 10 वाले ग्रेड पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों को क्या हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए? या आज तक की इतिहास रही है पूरे देश का, पूरे विश्व का, कि मजदूर जब तक आंदोलन नहीं किया है उसके मांगों को नहीं मानी गई है। सर, इसको हम हड़ताल समझे या धमकी समझे? नहीं, न मैं, आपकी संख्या अधिक है, आप सीधे कोल इंडिया को धमका रहे हैं। अगर हम लैंग्वेज में थोड़ा सा हो सकता है मेरा गलत हो। नहीं सर, धमकी देने का काम तो श्रमिक संगठन के लोग करते ही। आपने भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को देखा होगा कि वो नमस्ते से के अलावा हमें लगता है कि अपनी कल्चर है भारतीय पद्धति का, भारतीय संस्कृति का, और भारतीय मजदूर संघ के लोग वो भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो विषय आ रही है वेतन विसंगति का, हम लोगों ने सिर्फ स्पष्ट लिखा है। जो हम लोगों ने हड़ताल की जो नोटिस दिया है उसमें लिखा है कि हमें जानकारी मिल रही है कि वेतन समझौता 11 का जो हम लोगों ने फाइनलाइज किया है, उस वेतन समझौता की आने वाले समय में हमें लगता है कि कटौती करने की बातें आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम इतने तारीख को हड़ताल करेंगे। आपको एक चीज़ और जानकारी देते हैं, हमारे भारतीय मजदूर संघ के पूरे कोल इंडस्ट्रीज के उद्योग प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी जी और महासंघ अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री सुधीर गुर्डे जी लगातार यह प्रयास करते रहे कि बिना हड़ताल का हमारी वेतन समझौता संपन्न हो, और हम लोगों ने उसमें सफल भी हुआ। और सफल के मतलब यह कहने का तात्पर्य यह है श्रीमान कि यह लोगों के दिमाग में यह था कि हड़ताल होकर के ही रहेगी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का मानना यह रहा कि देश का पावर, इलेक्ट्रिसिटी कोयला से 83% प्राप्त होती है। जो देश को जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो हमारे कोयले से प्राप्त होते हैं 83%, और वो भी हम कोयले सस्ते दर पर देते हैं, बेसिक रेट पे। अगर कोयला का रेट अगर कंपनी का 9,000 रुपये है
तो हम बेसिक रेट 2600 रुपया में, 2500 रुपया में हम सरकार को, पावर प्लांट को देते हैं, ताकि हमारे देश की जनता को सस्ता बिजली मिल सके। तो हम कभी नहीं चाहेंगे, कोयला मजदूर कभी नहीं चाहेगा कि हड़ताल हो, लेकिन अगर प्रबंधन अगर बाध्य कर देती है कि हम कोयला के मजदूरों को जो तय किया गया है उससे अगर वेतन हम कम देंगे, तो ऐसी स्थिति में कोयला के मजदूरों के आंदोलन के अलावा रास्ता बचता क्या है? जब समझौता हो रहा था, इसलिए श्रीमान जी, भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी जी ने, उन्होंने प्रयास किया, और इस बार आपको याद होगा कि 14 तारीख को रांची में जो समन्वय संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, और संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह तय हुआ कि अगर सरकार या कोल इंडिया अगर हमारे कर्मचारियों को अगले माह के वेतन अगर कहीं NCW 11 के वेतन से कम देने का प्रयास करेगा, तो हम 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। सर जो समझौता हुआ था उसमें कहाँ फॉल्ट रह गया, या कहाँ लू फॉल्ट रहा जिसके कारण एक ऑफिसर को या ऑफिसर एसोसिएशन को कोर्ट जाना पड़ा? नहीं, फिर आप अगर कोर्ट की बात करते हैं तो जो व्यक्ति ने, अभी देख रहे होंगे कि CMOI वाले वो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पेपर में न्यूज़ पढ़ा होगा या आज भी पेपर में आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से उन लोग की बयान आ रही है, ऑफिसर एसोसिएशन का। मैं उनका स्वागत करता हूं कि हमको वो जो लोगों ने केस किया कोर्ट में, उन लोगों से मुझे ये एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा है कि जब अधिकारी वर्ग जब नौकरी में आते हैं तो उसकी उनकी सर्विस कंडक्ट होती है। अगर कंपनी के बाहर अगर कुछ उनको करना है तो कंपनी से उनको परमिशन लेना है। तो मेरा यह कहना है कि कोई व्यक्ति भूलवश, या जैसा ऑफिसर एसोसिएशन बोल रहे हैं, उन्होंने केस कर दिया, और केस कर दिया तो, और केस में अगर कुछ स्थिति बनती है तो कंपनी को सबसे पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए कि आप सर्विस कंडक्ट को आपने छेड़ा है, और दूसरी कि ऑफिसर एसोसिएशन को उसको निष्कासन करना चाहिए। समझौता 11 में दो पक्षीय बातें होती है। एक तरफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन जिसमें मैं भी हूँ, और जिसमें BMS के प्रतिनिधि, HMS के प्रतिनिधि, एटक के प्रतिनिधि, सीटू के प्रतिनिधि और इंटक के प्रतिनिधि, और दूसरी तरफ कोल इंडिया के चेयरमैन, कोल इंडिया के डायरेक्टर पर्सनल, ऑल कंपनी के CMDs एंड डायरेक्टर फाइनेंस, काफ़ी पदाधिकारी बैठते हैं, काफ़ी माथापेची होती है, काफ़ी लाभ नुकसान, क्या ज़रूरत है। जैसे आप देख लीजिए ना, जीवन में बीमारी कह करके नहीं आती, और कर्मचारियों को बीमारी में 5 लाख का सुविधा है, और वही ऑफिसर समाज को 25 लाख का सुविधा है। क्या यही है ना जी? ये बतला दीजिए, बीमारी यह कह करके आती है क्या कि आप ऑफिसर हो या वर्कर हो? आपको ऐसा कहकर आएगा क्या कि आप पत्रकार हैं और मैं एक कर्मचारी हूँ? ऐसा कह करके नहीं आएगा। अब उसके लिए तो कभी ट्रेड यूनियन ने, कोई संयुक्त मोर्चा ने या भारतीय मजदूर संघ ने इसका ऑब्जेक्शन तो नहीं किया कि आप उनको सुविधा क्यों दे रहे हैं। आपका यह भी सर्विस कंडक्ट में जब लिखा हुआ है कि आपको अगर ऑफिसर को अगर कहीं भी जाना है या कुछ ऐसा एक्शन में जाना है तो आपको कंपनी के हाई अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, तब आपको कोर्ट में जाना चाहिए। हम इसलिए कोर्ट के विषय भारतीय मजदूर संघ को नहीं मानना है। हमें मानना है कि हमें अगर नुकसान अगर कंपनी देती है, प्रबंधन अगर देती है, तो हम विरोध करेंगे। और विरोध का माध्यम हमारे पास क्या है? सर, विरोध क्यों करेंगे, यही तो मेरा जानना है। आप अपने फायदे के लिए ना बात कर रहे हैं। पेमेंट बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट हमको मिलना चाहिए। NCW 11 लागू करने के पीछे एक मुद्दे से जो मेरा समझ में आ रहा, आपको पैसा बढ़वाना है, बस यही ना? बस यही ना सर? निश्चित कर्मचारियों को सर, जो सुख सुविधाएं हैं अभी बहुत सा बाकी है ना। सर, दूसरी सुविधाओं पर आप लोग क्यों नहीं जाते? दूसरी अभी वैकेंसियां नहीं आ रही है। चलिए मुद्दे पर आते हैं सर, एकदम बिल्कुल हम कि दूसरी मुद्दे पर आते हैं। अगर कोल इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, कोल इंडिया में और भी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं, हर दिन करोड़ों का कोयला चोरी हो रहा, उस समय BMS मौन क्यों है? नहीं, BMS मौन नहीं है श्रीमान जी। भारतीय मजदूर संघ पोल्यूशन को लेकर के बड़ा स्पष्ट नीति बनाए हुए है। पोल्यूशन बैन नहीं हो, इसके लिए पूरी प्रयास है।
इतना ही नहीं, आपका अन्य विषयों पर, जैसे हमारे मजदूरों का बहुत सी समस्याएं हैं, कोल इंडिया के डेवलपमेंट की समस्याएं हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी की समस्याएं हैं। अगर सच्चाई है तो भारतीय मजदूर संघ और ट्रेड यूनियन ने बड़ा स्पष्ट रूप से इस मामले में संघर्ष करता है कि हमें जो है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी तीनों दो, ताकि दुर्घटनाएं से बचा जा सके। सर हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है जहां आप खड़े हैं, मुझे लगता है हमारे बगल में रीजनल हॉस्पिटल था, मैं भी यहाँ लंबे समय से रह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा बीएमएस का एक झंडा वहाँ टंगा हुआ, हॉस्पिटल चालू करो। सर लग रहा है कि हो सकता है कि आपके संज्ञान में नहीं हो, लेकिन लगातार धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ जो बीसीसीएल में भारतीय मजदूर संघ की श्रम संगठन चलती है, वो ये सब ज्वलंत समस्याओं पर, जो भौगोलिक स्थिति है, जो अपने मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी पे काफ़ी लंबी आंदोलन कई बार कर चुका है। कुछ सफलताएं भी मिली है, कुछ असफलताएं भी मिली है। सर आप हमको घुमा रहे हैं सर, हॉस्पिटल को लेकर क्या करेंगे सर? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ आगे। हॉस्पिटल पर लेकर के कई बार इस मामले में सीएमडी से वार्ता हुई और इसमें बड़ा यह स्पष्ट था कि भाई आप सेंट्रल हॉस्पिटल को बहुत बड़का चकाचौंध कर दिया, लेकिन वहाँ डॉक्टर अगर नहीं रहेगा तो मरीजों की इलाज कैसे होगी? सर कतरी नदी को लेकर भी आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि कतरी नदी का जीर्णोद्धार, मतलब उसके जो बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है एनजीटी के माध्यम से या सेंट्रल सीएसआर जो भी एप्लीकेबल रूल्स है, अब वो केवल पन्नों में चल रहा है सर। धरातल पर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट जिला स्तर पर भी जाम काम हुआ, केपी गुप्ता सर का आवाज़ उठा, कुछ पन्नों में आया, कुछ वाक्यों के द्वारा हम लोगों तक भी पहुंचा, लेकिन अब पूरी तरह से बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा। ना सही आपने बोला, लेकिन मैं इस पर स्पष्ट बतला दूं कि कतरी नदी के सवाल पर भारतीय मजदूर संघ तो बड़ा स्पष्ट नीति बना के चल रहा है। हमारे एक नहीं कई हमारे पदाधिकारी इसमें संघर्षशील हैं, जो भारतीय मजदूर संघ से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आज नेतृत्व इस आंदोलन का भी कर रहे हैं। लखन महतो जी हैं, तिवारी जी हैं, चाहे अन्य जो लोग हैं। रहा सवाल सीएसआर के फंड पर, इस पर डीपी से हमारी बात हुई थी, उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर डीपी से बात करूं, लेकिन क्या है कि कुछ सरकारी तंत्र को काम करने में और निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई है आपसे बात किए हुए, और इस पर ने डीपी स्पष्ट बोला है कि हम इस पर काम करेंगे और सीएसआर फंड के माध्यम से उसकी हम जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ, मेरी इतिहास रही है श्रीमान, कि मैं जो बोलता हूँ मरते दम तक प्रयास करता हूँ कि वो मैं करूँ। सर केपी गुप्ता सर से हम एक पर्सनल अनुरोध कर सकते हैं क्या? भाई आप मेरे भाई हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं कि कोल इंडिया का जो सबसे बड़ा मुख्यालय आपके नज़दीक में धनबाद में है, वहां पर कोयले की चोरी को लेकर आप पूरे बीएमएस के सदस्यों के साथ कंप्लीट तालाबंदी क्या कर सकते हैं, या क्या 1% भी आप लोग या आपका ट्रेड यूनियन सक्षम है इसको रोकने में? इसके लिए बंदी कब होगा? सर अभी कुछ दिन पहले देश के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी आए थे, आपके भी संज्ञान में होगा, जस्ट काफ़ी दिन नहीं हुआ, एक आध महीना हुआ होगा। हमें लगता है कि उनकी आगमन के बाद जैसे ही कोयला भवन में आए हैं, हमारी स्लॉट थी भारतीय मजदूर संघ का, और हमने 3 विषय पर उनसे चर्चा किया था। और चर्चा में पहला बिंदु थी कोयला चोरी, और बड़ा स्पष्ट रूप से उनको कहा कि नेशनलाइजेशन के बाद जब से मैं देखा हूँ, आज तक इतना कोयला चोरी मैंने धनबाद में नहीं देखा। रोड पर अभी वीडियो में एक देख रहा था कि एक मोड़ का वीडियो शायद वायरल। यस सर आप क्या करें? नहीं आप गुप्ता सर, नहीं सर आप घुमा दें हमको, सर आप घुमा दें हमको, हम उसी जगह पे खड़े हैं। बीएमएस क्या करने जा रही है? कोयला चोरी करने। चूंकि आप ले जा रहे हैं हमको बीजेपी पे सर, सर आप मुझे ले जा रहे हैं प्रहलाद जोशी। मैं उनकी बातों को रत्ती भर नहीं मानने जा रहा हूँ। मेरा एक ही स्टैंड है सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे। बीएमएस, इफ बीएमएस इज एप्लीकेबल टू डू एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइट्स ऑफ स्टॉपिंग द स्टीलिंग फ्रॉम द साइट्स ऑफ कोल इंडिया, व्हाट द बीएमएस विल डू? दैट इज माई ऑनेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू। ओके, श्रम संगठन का काम है आंदोलन करना, विषय को सही जगह पर रखना। और श्रीमान जी, मैंने इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्रहलाद जोशी जी हैं, तो मैं आपको दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली सत्य जो है वो मैं बतला रहा हूं। मैंने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कोयला चोरी कैसे रुकेगी, क्योंकि आपके पास तंत्र है, आपके पास तंत्र है।
बीएमएस आंदोलन कर सकता है, या विरोध कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, जाम कर सकता है, बंदी कर सकता है, लेकिन अंततोगत्वा निर्णय तो सरकार को लेनी पड़ेगी। बीसीसीएल को लेना पड़ेगा, प्रशासन को लेना पड़ेगा, राज्य सरकार को लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। इससे कहीं आप ना अछूता है ना हम अछूता हैं, और ये देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति बर्बाद हो रही है। और इस स्थिति में मैंने स्पष्ट कहा कि आप इस पर निर्णय करें कि राज्य सरकार प्रशासन पर दबाव बनाए और बीसीसीएल ऐसा कोई कदम उठाए ताकि कोयला चोरी पर लगाम लग सके, और नहीं तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ये मैंने कितने समय के बाद सर आप आंदोलन करेंगे? सर मेरा सवाल थोड़ा तीखा है। हर व्यक्ति परेशान है, रोड में चलना मुश्किल है, कभी गाड़ी से 2 चक्के से चोट लग रहा, कभी 2 चक्के में इतनी गाड़ियाँ, इतनी बोरियां भरी हुई है, लोग असुरक्षित हैं। सर हम बीएमएस वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ यूनियन। मैं केपी गुप्ता सर से आज तो पूछूंगा, क्योंकि मेरा काम है पूछना, ना मैं पक्ष की बात करता हूं ना मैं विपक्ष की बात करता हूं। सर एकदम आपसे आज मेरा सवाल होगा, कितने दिनों के बाद सर आप दरवाजे पे बैठ रहे हैं? इसके लिए हम लोग अपनी कार्य समिति में बैठक में चर्चा करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये स्वागत योग्य है और यह आम जनता के लिए विषय है। सबसे बड़ी और निश्चित है कि आप जो बोले हैं भारतीय मजदूर संघ के कंधे पर जिम्मेवारी है। इसके लिए अपनी कार्य समिति में अपने नेताओं को हम अपने लोगों से बाध्य करेंगे कि हम लोग आपस में निर्णय करके कब कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अभी इमीडिएट कोई निर्णय बता देना नहीं, ठीक है, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं झूठे हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर संघ का अपना एक सिस्टम है, अब उसमें कोर ग्रुप में बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, बीसीसीएल और सरकार से भी ये पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। अगर वो अल्टीमेटम देने के बाद भी अगर कुछ नहीं करती है तो भारतीय मजदूर संघ निश्चित है कि यह आंदोलन करेगा इस कोयला चोरी के सवाल पर। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और उठेगी जो आप नहीं पूछा, मैं बता दे रहा हूँ। अभी एमडीओ मोड पर अभी कोयला चालू हो रहा है, जिसमें आने वाला समय में देश के लिए सबसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये ना आपको जानकारी होगी, और हमें लगता है उस दिन मैंने सीएमडी से बात किया था, मैंने बतला दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि एमडीओ मोड जो चालू हुआ है अभी कतरास में ही आपके यहाँ चालू हुआ है, समझे। एमडीओ मोड में क्या है, विथ शेयरिंग। उस दिन मंत्री के सामने मैंने विषय को रखा था। भारतीय मजदूर संघ बड़ा स्पष्ट रखता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ती। और खास करके आप जानते होंगे मेरे बारे में, मैंने सीधे कहा कि एमडीओ मोड क्या है, विथ शेयरिंग, यानी पूरी तरह से निजीकरण के हाथों में डाल देना, और तुम अपने लोगों को बैठा करके चाहते हो चांदी काटे। अब स्थिति यह बनेगी कि कोयला बेचने का अधिकार एक ठेकेदार को प्राप्त हो जाएगा, और जब कोयला बेचने का अधिकार ठेकेदार को प्राप्त होगा तो बीसीसीएल के डिपार्टमेंटल जो कोयला निकल रही है वो महंगा पड़ेंगे और ठेकेदार का कोयला सस्ता पड़ेगा, बीसीसीएल के कोयला नहीं बिकेगी। और आने वाला समय में सर देश के लिए जो भी हम कोयला एनर्जी के लिए कोयला जो सस्ते दाम पर बेसिक रेट पर देते हैं वो ठेकेदार कोयला नहीं दे पाएगा, और देश की जनता के लिए वो बिजली हो जाएगी महंगा, अंधेरे में जाएंगे। इस स्थिति की चिंता भारतीय मजदूर संघ को है, और इसलिए उस दिन मंत्री को भी रखने का प्रयास हमने किया था। और हमारे इसके लिए कोल उद्योग प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी जी, अपने देश के महामंत्री हिमते जी, ये सब लगे हुए हैं। हमारे महासंघ के महामंत्री मिस्टर श्री सुधीर घोड़े जी, ये सब लोग अपने प्रयासरत लगे हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ यहाँ से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक यह विषय पर कहीं बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ शुद्ध रूप से मजदूरों का संगठन है। ना कोई यहाँ विधायक है, ना मेरे पास ना कोई सांसद है, ना कोई सरकार है। जो भी सरकार है, या कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो सरकार हमारी है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत जब आप नेतृत्व करने उठेंगे तो श्रीमान प्रश्न आपसे होगा। नेतृत्व करने का मतलब यह होता है कि चूंकि आप मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, मजदूरों के अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ होने वाले शोषण की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सवाल तो होगा। अंतिम एक सवाल के साथ वाइंड अप करेंगे। बस मेरा यही जानना है केपी गुप्ता सर आपसे, 5, 6, 7 कि पहले अगर समझौता आपके अनुसार अगर समझौता नहीं होता है तो 5, 6, 7 के बाद की आपकी बात की रणनीति, मेरा सवाल शायद एक स्टेप आगे का है, 5, 6, 7 के बाद भी अगर आपका काम नहीं हुआ तो क्या होगा? श्रीमान जी, हम आशा कैसे छोड़ दें? हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूरों का नेतृत्व करते हैं।
अभी 25 तारीख को 27 तारीख को बैठक है जो चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली ने बुलाया है, जिसमें कोल इंडिया के चेयरमैन ने दिल्ली में एक बैठक बुलाया है पांचों ट्रेड यूनियन के बड़े पदाधिकारियों को, जिसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ से के लक्ष्मण रेड्डी जी उपस्थित रहेंगे और उसमें HMA से नाथूलाल पांडे जी रहेंगे, C2 से DD रामानंदन जी रहेंगे, एटक से रविंद्र कुमार जी रहेंगे। ऐसे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। लेकिन उसके पहले हमें तैयारी भी करनी है, क्योंकि ये प्रबंधन मजदूरों पर जब हमला करती है तो मजदूर क्या है, मजदूरों को जागना पड़ेगा। और जब तक आज तक इतिहास है, बोनस की सवाल आप ले लें, आप किसी भी बिंदु पर आप सवाल ले लें, उठा लें, आज आप देख रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग में जो मजदूर काम कर रहे हैं क्या उनकी स्थिति बनी हुई है। या BCCL में भी जो काम, कोल इंडिया में भी जो मजदूर काम कर रहे थे, एक समय ऐसे ही थे। काफ़ी संघर्ष के बाद, जिसमें आप लोगों की काफ़ी सहभागिता रही होगी, आपके पूर्वजों की सहभागिता रही होगी, और बनिस्पत आज ऐसी स्थिति पर हम लोगों ने पहुंचा है। इसके लिए 25 तारीख को हमने एक संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाया है अपने धनबाद कुलियरी कर्मचारी संघ की जो भारतीय मजदूर संघ की कार्यालय है विश्वकर्मा भवन पुलिस लाइन में, 25 तारीख को 11 बजे से। उस बैठक तैयारी की समीक्षा कि हम लोग आगे कैसे करेंगे। 27 तारीख को अगर सौभाग्य भगवान करे कि कोल इंडिया को, अरे भारत सरकार को सुबुद्धि प्राप्त हो कि कोयला के मजदूरों का वेतन की कटौती ना करे, और जो आने अभी और भी बकाए हैं, अभी आप देखेंगे कि ये कैरियर ग्रोथ कोई चर्चा अभी नहीं हो पाई है, जो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में होना है। उसके अलावा आप देखेंगे अभी ये बहुत से विषय हैं जो अभी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेडिकल की सुविधाएं पेंडिंग पड़ी हुई है। सब बिंदु, कई बिंदु जो है स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के लिए छोड़ा हुआ है। अभी हमें वो करना है। मजदूरों के बहुत सी समस्याएं जिसको निराकरण करना है। अभी एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी रुकी हुई है, अभी उनकी जो है अनफिट रुका हुआ है, अभी मेडिकल की असुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही है लोगों का। बहुत सा रूल्स हम तय करते हैं जिसको हम लोग धरातल पर नहीं उतार पा रहा है प्रबंधन के लोगों ने। बहुत सा सवाल हैं, तो इस पर हम लोगों ने 25 तारीख को बैठक हमने बुलाया है। सभी से आग्रह किया है अपने संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से, जिसमें HMS के, एटक के, C2 के, इंटक के सभी पदाधिकारी इंक्लूडिंग BMS ये रहेंगे। क्या आह्वान करेंगे मजदूरों से अब? 27 तारीख की अगर प्रबंधन के द्वारा स्पष्ट रूप से समझौता अगर नहीं होता है तो निश्चित है कि हम 3 दिन की हड़ताल को सफल बनाएंगे और पूरे कोल इंडिया में बनाएंगे, कोल इंडस्ट्रीज में बनाएंगे, और एक भी चक्का कोयला को पार नहीं होने देंगे। एक नंबर। दूसरा, अगर इसके बाद भी आपकी एक प्रश्न थी, मैं भुलाया नहीं हूँ कि इसके बाद आगे क्या होगा। भारतीय मजदूर संघ योजना बना करके पहले से चलती है, आप देखें आने वाले क्या होने वाला है। धन्यवाद सर। बात करेंगे संगठित और असंगठित मजदूर संघ की, तो 2 शाखाएं हैं। संगठित मजदूर संघ के लिए तो हर इंसान आगे खड़ा मिल जाता है। हम फिर मिलेंगे सर से, HPC के मुद्दे को भी उठाएंगे। एक गाना रिलीज हुआ था, श्रीमान, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। हम केवल पेमेंट पर KP गुप्ता सर से बात नहीं करेंगे। हम अभी तो संगठित मजदूर संघ की बात इनके साथ रखे हैं, लेकिन असंगठित मजदूर संघ की चीज़ों को भी लेकर इनके साथ आएंगे। अभी सर का कहना है कि एक मुद्दा ये रखना चाहते हैं, श्रीमान जरूर। एक चीज़ अभी आपने असंगठित मजदूरों की बात किया था, इसलिए थोड़ा सा बाद में आप ले लीजिएगा। असंगठित मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ बहुत चिंतित है। आपने बीच में सुना होगा कि हमारे कोल उद्योग प्रभारी लक्ष्मण रेड्डी जी ने कोयला मंत्री, कोल सेक्रेटरी, क्योंकि बात करके ही हल निकाल सकते हैं कि जो कोल इंडस्ट्रीज में जो हमारे ठेका मजदूर जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ही लचर है। उस पर वेतन अभी भी उनका ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अभी हम लोगों ने निर्णय लिया था उसके लेकर के आंदोलन करने का, लेकिन यह जो सामने विषय आ गई जिसके चलते उसके भी तत्काल स्थगित कर दिया गया है। ध्यान में असंगठित मजदूर भी जी भारतीय मजदूर संघ के लिए है, और यह हम काम करेंगे। और इनकी देखिए
संगठित और असंगठित, असंगठित और संगठित दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एक समान वेतन आपको करना पड़ेगा, यह तय कर करके भारतीय मजदूर संघ की अपनी दृढ़ संकल्प है और आगे बढ़ रहे हैं। आगे ईश्वर की सहयोग और आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर। सर फिर हमको फंसाए हैं। अब आएगी मैनिफेस्टो इनका है या अब इनका करवत्ता तरीके से वो ड्यूटी होगा। श्रीमान असंगठित मजदूरों के बीच में बैठाकर केपी गुप्ता सर से बात होगी मेरी। ना तो हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं। श्रीमान समस्याओं के समक्ष मैंने टंके की चोट से एक पत्रकारिता धर्म से मैंने सवाल पूछा और आगे भी पूछता रहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। नमस्ते सर।